मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। हेलो माय स्टूडेंट। आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी वर्सटाइल जीनियस कहते हैं, इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम अभिशारा द पैरिस्ट, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ी समरी बताते हुए आगे लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पार्ट है कि वर्ड टू वर्ड में मीनिंग भी बताती जाऊंगी, साथ ही साथ जो लिटरेरी डिवाइस है वो एक्सप्लेन करती हुई जाऊंगी। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठो एंड टेक्स्ट बुक भी सामने होना चाहिए। इससे फायदा होगा कि जो भी लिटरेरी डिवाइस मैं बताऊंगी आप नोट डाउन करना, मीनिंग्स भी नोट डाउन करना। इससे आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 100% कंप्लीट होते चलेंगे साथ साथ में। तो पहले हम लोग पूरी समरी पे ओवरव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो कि इसमें दो कैरेक्टर है, एक उपा गुप्ता है एंड दूसरा वर्षक दत्ता है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है मथुरा शहर से और अंधेरी एंड तूफानी रात है जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है। और ये जो हीरो है जिनका नाम उपा गुप्ता है, ये बौद्ध भिक्षुक है यानी बुद्धिस्ट मॉन्क है एंड एक शहर के दीवार के साइड में मतलब नीचे जमीन पे सोए होते हैं। वहां पे एक डांसर आती है, उसका नाम वाशव दत्ता होता है, बहुत सुंदर होती है एंड किस तरह से उनके पैरों से मतलब वाशव दत्ता के पैरों से उनका बॉडी टकरा जाता है, फिर कैसे कैसे दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। इसी वार्तालाप को इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग में बहुत ही सॉफ्टली वो बिहेव करते हैं दोनों। देन सेकेंड पार्ट जो इस पोएम का है उसमें स्प्रिंग सीजन को दिखाया गया है। आफ्टर फ्यू मंथ्स ये घटना फिर से रिपीट होती है और किस तरह से दोनों फिर से मिलते हैं। तो इस पोएम के थ्रू पोएट जो है दैट मीन्स जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक टाइम टू टाइम पे एक एक चीजों का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। यानी जो वाशव दत्ता है जब आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछती है कि वो कौन है, तो जब उपा गुप्ता बताते हैं कि हाँ मैं वही हूँ जो एक समय पहले तुम्हें मिला था और तुमने हमें प्रपोजल दिया था अपने घर चलने के लिए, बट मैं डिनाई किया था क्योंकि वो राइट टाइम नहीं था। बट अभी वो राइट टाइम है हम दोनों के मिलने का। और अभी उसकी एक्चुअली जो जिस फिजिकल ब्यूटी पे बहुत ही उसे प्राउड था, बहुत घमंड करती थी, आज उसकी जो फिजिकल ब्यूटी है वो लॉस्ट हो चुकी है। और इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये भी बता रहे हैं कि हमने मेल से ह्यूमन बीइंग को फिजिकल ब्यूटी पे कभी भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए। एंड सबसे जो इंसान की जो क्वालिटी होती है उसकी जो ग्रेट उसका जो अचीवमेंट होता है वही इटर्नल होता है। जो भी फिजिकल ब्यूटी होती है वो तो मोमेंटम होता है, क्षणिक होता है और जिसपे वो प्राउड करती थी। यहाँ पे वाशव दत्ता इस बात को वो स्वीकार करती है। दैट मीन्स उसके अंदर जो एक घमंड था अपनी सुंदरता का वो अब उसको रियलाइज होता है कि रियली लाइफ का ये पार्ट है, हमें कभी भी फिजिकल ब्यूटी पे प्राउड नहीं करना चाहिए। हमारा इटर्नल जो ब्यूटी है, इटर्नल जो क्वालिटी है वो उसका मॉडेस्ट एंड काइंड बिहेवियर है जो कि इनके उपा गुप्ता के पास है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही सॉफ्टली बिहेव किया। और उसके इस नेगेटिव कंडीशन में यानी जो बैड कंडीशन अभी वाशव दत्ता के साथ हुआ है उस पर वो उसको हेल्प कर रहे हैं। यानी यहाँ पे इस पोएम के थ्रू हमें वर्सटाइल जीनियस रविन्द्रनाथ टैगोर ये भी बताना चाहते हैं कि जो ट्रू लव होता है और जो इंसानियत होती है वो एक्सटर्नल ब्यूटी पे डिपेंड नहीं होती है, उसकी क्वालिटी पे टोटली डिपेंड होती है। तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन करो कि एक्सटर्नल ब्यूटी हमारे लाइफ में इटर्निटी नहीं देता। इटर्नल जो ब्यूटी होती है वो हमारी इटर्नल क्वालिटी से ही आती है। यानी जो हमारी इंटरनल क्वालिटी है, जो गुड क्वालिटी है, वो हमें इटर्निटी देता है। यानी हमें फिजिकल ब्यूटी पे कभी भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए। ये था समरी। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। तो अब आप लोग बुक को फॉलो करो एंड पेन और कॉपी रेडी कर लो क्योंकि मैं मीनिंग साथ साथ में बताती हुई चलूंगी। और साथ ही साथ इसके जो लिटरेरी डिवाइस है वो भी आप नोट डाउन करना क्योंकि लिटरेरी डिवाइस से ही रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं मीनिंग से। तो चलो अब लाइन टू लाइन डिस्क्राइब करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो कि उपा गुप्ता द डिसाइपल ऑफ बुद्धा lay asleep in the dust by the city wall of मथुरा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से जो गौतम बुद्धा के जो डिसाइपल है वो मथुरा का एक वॉल है उसके नीचे यानी जो लैंड है उस पर वो लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स वो धूल के ऊपर मिट्टी के ऊपर वो सो रहे हैं। उसी समय होता क्या है कि लैम्प्स वेयर ऑल आउट, डोर्स वेयर ऑल सेट एंड स्टार्स वेयर
ऑल हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ अगस्त। यानी सारे लाइट ऑफ हो चुके हैं घर के, मतलब नाइट का सीन है और सभी घर की लाइट ऑफ हो चुकी है एंड सबके डोर्स भी बंद हो चुके हैं, विंडोज भी क्लोज हो चुके हैं और जो स्काई है उसमें जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग करने के बजाय वो हाइड हो चुके हैं किसमें, क्लाउड में। एंड यहाँ पे आप देख लो कि कौन से मंथ को इंडिकेट कर रहा है, अगस्त मंथ। अगस्त का जो स्काई है वो मर्की स्काई, मर्की स्काई मतलब जो है वो क्लियर विजन नहीं है, क्लियर स्काई नहीं है, क्लाउडी स्काई है। तो मर्की का मीनिंग आप लोग लिख लो, मर्की मीन्स है क्लाउडी। एंड आप यहाँ पे देख लो कि ऑल सेट, अभी मैं थोड़ी लिटरेरी डिवाइस को भी डिस्क्राइब कर रही हूँ कि ऑल आउट, ऑल सेट, इसको अंडरलाइन करो एंड ऑल हिडन। तो ऑल 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 आपने देखा कि इसको 3 टाइम्स यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये आपका हो गया एलिट्रेशन। एंड इसमें ऑल सेट यहाँ इमेजरी को भी डिस्क्राइब कर रहा है पोएट। साथ ही साथ जो हिडन वर्ड है ऑल हिडन, तो ओनली हिडन को अगर देखोगे तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है। तो इसको आप नोट डाउन करो, हिडन में लिटरेरी डिवाइस है पर्सनिफिकेशन एंड ऑल 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 आउट, ऑल सेट, ऑल हिडन का जो ऑल ऑल बार बार रिपीट हुआ है ये आपका एलिट्रेशन हो गया। एंड ऑल सेट में इमेजरी है, ऑल हिडन में इमेजरी है, बट ओनली हिडन वर्ड में पर्सनिफिकेशन है। तो ये लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, whose feet were those tinkling with anklet touching his breast of a sudden। अब यहाँ पे देख लो कि तभी होता क्या है कि किसी का जो पैर है, यानी जो पैर के जो टिंकलिंग मीन्स साउंड होता है, आप लिख लो टिंकलिंग जो है वो मेटल का साउंड है, जो यहाँ पायल की आवाज है उसको टिंकलिंग का बोला गया है। और एंकलेट हम लोग उस ऑर्नामेंट को बोलते हैं जो पैर के डेकोरेशन के लिए पहना जाता है, यानी जो पैर में पायल पहनते हैं वो एंकलेट है। तो ये मीनिंग आप नोट करो। एंड टिंकलिंग वो साउंड है, ऑर्नामेंटल साउंड। एंड टचिंग हिज ब्रेस्ट ऑफ अ सडन, अब टचिंग में यहाँ आप देख लो कि फिर से इमेजरी यूज किया है पोएट। अब हम लोग टिंकलिंग में अगर लिटरेरी डिवाइस आप देखोगे तो यहाँ पे ओनोमेटोपोइया को यूज किया गया है। एंड ये भी आप नोट डाउन करो। इसकी मीनिंग बता दो कि तभी किसी के पैरों की झंकार की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगा कि किसी ने अचानक उनके सीने को छू लिया, मतलब उनका जो ब्रेस्ट यहाँ पे सीने को बोला गया है, उनके सीने में वो पैर जो है वो टच हो जाता है। और ऐसा होते ही अब जो उपगुप्ता है, जो हीरो है इस पोएम के, उनके साथ क्या होता है ध्यान से सुनना। ही वोक अप स्टार्टल्ड and the light from the woman's lamp fell on his forgiving eyes। अब आप थोड़े लिटरेरी डिवाइस को देखो, फॉरगिविंग आइज यहाँ पे मेटोनॉमी को बताया गया है। मेटोनॉमी की स्पेलिंग आप ठीक से लिख लेना अच्छे से ध्यान से देख करके। और स्टार्टल के लिए मीनिंग लिखो, स्टिंगिंग मीन्स, स्टार्टल मीन्स स्टिंगिंग। एंड आपका फॉरगिविंग आइज में मेट्रोनोमी लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। अब इसकी मीनिंग आप देखो कि अचानक से वो क्या होते हैं, स्टार्टल हो जाते हैं, यानी चौंक जाते हैं। और किस लिए चौंकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई इंसान अगर लेटा हुआ है और किसी का पैर उनके बॉडी में अचानक टच हो गया तो उनको थोड़ी सी वो शॉकिंग हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। और जो लाइट उसके हाथ में थी, लेडी के हाथ में, उस लाइट से उसकी आंखें दिखती है और उस आंखों में क्या था, एक फॉरगिविंग लुक था। यानी ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि ओ सॉरी, मैंने जानबूझ करके आपको ठोकर नहीं पहुंचाई, गलती से लग गया। इस तरह से एक फॉरगिविंग आइज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पोएट ने दिया है। अब आप देखोगे कि इट वॉज वासुदत्ता द डांसिंग गर्ल। अब ये कौन है, ये एक डांसिंग गर्ल है। इट वॉज वासुदत्ता, यानी वासुदत्ता उसका नाम है। एंड स्टेयर विद द ज्वेल, और स्टेयर में देखो यहाँ पे मेटाफोर यूज हुआ है। एंड क्लाउडेड विद अ पेल ब्लू मैंटल ड्रंक विद द वाइन ऑफ अ यूथ। और किस तरह से मैंटल यहाँ पे क्लोक है, जो वो ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत ही ब्यूटीफुल शानदार ड्रेस पहनी है। एंड ड्रंक विद द वाइन ऑफ अ यूथ, यहाँ पे देखो किस तरह से पोएट पर्सनिफिकेशन को यूज किया है, आप अंडरलाइन कर लो, ड्रंक विद द वाइन ऑफ अ यूथ। ये पूरे लाइन में पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है। एंड वाइन ऑफ अ यूथ में मेटाफर भी है। तो आप देख रहे हो कि एक ही लाइन में दो लिटरेरी डिवाइस है। ड्रंक के थ्रू पोएट पर्सनिफिकेशन बता रहा है एंड वाइन ऑफ यूथ के थ्रू मेटाफर बता रहा है। यानी उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जो डांसर है ना, वो इतने सारे ज्वेलरी पहनी हुई है, इतने ब्यूटीफुल ब्लू कलर के ड्रेस पहनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि वो अपने यूथ में, यानी अपने सुंदरता में मदहोश है। मतलब वो जैसे कोई वाइन पीता है
तो वाइन में अपने आप को खो देता है, दैट मीन्स वो मदहोश हो जाता है, वैसे वो अपने ब्यूटी में खो चुकी है, दैट मीन्स अपने ब्यूटी में मदहोश है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सी लोअर्ड हर लैम्प एंड शो द यंग फेस, अपने लैम्प को लोअर करती है यानी नीचे करती है, तो देखती है कि एक ऑस्ट्रेली ब्यूटीफुल उसको कुछ दिखाई दिया। वो कौन है ऑस्ट्रेली ब्यूटीफुल? यहाँ पे वो एसेटिक पर्सन है, दैट मीन्स वो ग्रेट पर्सन है जिनका नाम उपा गुप्ता है। वो लैम्प को जब नीचे करी तो देखिए, अब इसमें आप एक वो देखो ऑस्ट्रेली का यहाँ पे मीनिंग आप लिख लो, सिंप्लिसिटी उनके फेस से झलक रहा है। आप देखते हो कि जो होली मैन होते हैं ना, जो उनके पास स्पिरिचुअल पावर होता है, तो उनके फेस में एक स्पिरिचुअल लुक होता है, होली लुक, और उनकी जो ब्यूटी है वो नॉर्मल ब्यूटी नहीं होती है, वो ऑस्ट्रेलियन ब्यूटी माना जाता है। एंड इसमें पोएट ने लिटरेरी डिवाइस यूज करा है ऑक्सीमोरन को। ऑक्सीमोरन आप अंडरलाइन इसको लिख लो, ऑस्ट्रेलियन ब्यूटीफुल में ऑक्सीमोरन यूज हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। देन फॉरगिव मी यंग एस्थेटिक सेड द वुमन, वो वुमन मीन्स वो बोलती है वशब्दता कि मुझे माफ करना, वो यंग एस्थेटिक, वो ग्रेट मैन ग्रेसियसली कम टू माई हाउस, और बड़े ही वो सॉफ्टली काइंडली और बड़े ही उदारता के साथ वो उनको ऑफर करती है कि चलो आप मेरे घर, आप क्या यहाँ डस्ट में क्या सो रहे हो, द डस्टी अर्थ इज नॉट अ फिट बेड फॉर यू, आप इस डस्टी बेड में क्या लेटे हो, अब चलो मेरे घर, वहां पर आराम से विश्राम करना। बट द यंग एस्थेटिक आंसर्ड, ये जो यंग एस्थेटिक पर्सन है ना, एस्थेटिक का आप मीनिंग लिख लो, बहुत ही अच्छी मीनिंग है, मोंक, मतलब ये चूंकि आप जानते हो कि बुद्धिस्ट मोंक थे, तो यहाँ पे पोएट ने इनके लिए एस्थेटिक वर्ड यूज किया है। वुमेन गो ऑन योर वे when the time is right will come to you, वो बोलते हैं कि देखो ओ ब्यूटीफुल वुमेन, आप अभी अपने रास्ते जाओ, यानी आप जहां जाने के लिए निकले हो वहां आप जाओ, जब प्रॉपर टाइम आए, अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, यहाँ राइट का मीनिंग है अप्रोप्रिएट, एंड विल कम टू यू, जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो निश्चित रूप से मैं आपसे मिलूंगा। एंड इसमें जो व्हेन द टाइम इज राइट में आप लिटरेरी डिवाइस नोट डाउन कर लो, मेटाफर है, तो मेटाफर आप यहाँ पे मेंशन करो। एंड नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। अब देखना कि ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस लाइन के थ्रू पोएट हमें ये बोलना चाह रहा है कि किस तरह से नेचर भी हमारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हुए हमें कुछ कहता है। दैट मीन्स नेचर के थ्रू पोएट हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ये ऑर्डिनरी पोएट तो थे नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही ग्रेट पोएट थे, एंड इनका ऑब्वियसली पोएम जनरल मीनिंग को बिलोंग तो कभी नहीं करेगा, ऑब्वियसली स्पेशल मीनिंग को ही रिवील करेगा। तो आप लोग इस पॉइंट को अंडरलाइन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अचानक से जो मतलब ब्लैक नाइट है, बिजली की चमक, और ऐसा लग रहा है कि नेचर जो है जैसे टीथ को शो कर रहा है, मतलब अपने दांत को दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे मान लो कोई इंसान बहुत गुस्सा होता है, तो वो अपने दांत को पीसते हुए, यानी दोनों दांत से वो दिखाता है कि मैं अभी एंगर मूड में हूँ, बहुत गुस्सा हूँ। वैसे ही नेचर अभी बहुत एंगर मूड में है, और मान लो कि वो अपने एग्रेसिवनेस को शो कर रहा है, तो यहाँ नेचर का एग्रेसिव बिहेवियर शो हो रहा है इस लाइन के थ्रू। एंड इसमें भी लिटरेरी डिवाइस है, पहले आप इसको अच्छे से समझो फिर मैं बताती हूँ। द स्टॉर्म ग्राउल फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई एंड द वुमेन ट्रेम्बल इन फियर। आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे स्काई ने जो बिहेव किया, अचानक से बहुत ही तेज आवाज आया, मतलब स्काई के एक कॉर्नर से ऐसा लगा कि फास्ट विंड ब्लो होते हुए, थंडरिंग लाइटनिंग के साथ, इस तरह से वो तीर को शो करते हुए ऐसा डरावना एक सीन क्रिएट करता है कि वो जो लेडी है वो डर जाती है। यानी यहाँ पे नेचर का एक बहुत ही एग्रेसिव रूप दिखाया गया है। इसमें आप मीनिंग लिख लो, इसमें आप जो स्टॉर्म ग्राउल्ड है उसको अंडरलाइन करते हुए आप लिखना, दैट इज सो द पर्सनिफिकेशन। ये लिटरेरी डिवाइस आपका स्टॉर्म ग्राउंड में पर्सनिफिकेशन है। एंड आपको पूरी लाइन में आप लिख लो कि एग्रेशन ऑफ नेचर, यानी नेचर बहुत एग्रेसिव मूड में है, वो शो कर रहा है। एग्रेशन ऑफ नेचर इंडिकेट्स नेचुरल फेनोमेना, यानी नेचुरल फेनोमेना को डिस्क्राइब कर रहा है पोएट इस लाइन के थ्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप नोट डाउन अंडरलाइन श्योर करो। देन अब आते हैं, अ ईयर हैड नॉट येट पास्ड, एक साल भी नहीं बीते थे, मतलब फ्यू मंथ्स बीते थे। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से कहानी अब थोड़ा सा एक अलग मोड़ ले रही, सॉरी ये पोएम एक अलग मोड़ ले रही है, जो कि कह सकते हैं कि स्टोरी है दो मीन्स पर्सन की। तो इट वॉज इवनिंग ऑफ अ डे इन अप्रैल इन द स्प्रिंग, द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वेयर फुल ऑफ ब्लॉसम।
अब यहाँ पे आप देखोगे कि अब ये स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है कि किस तरह से जो ये टाइम है, अभी तो हम लोग जो फर्स्ट पार्ट पढ़े थे उसमें अगस्त का बात हो रहा था जब मर्की क्लाउडी स्काई था, बट अभी हम लोग स्प्रिंग सीजन की बात कर रहे हैं। ये हमारा अप्रैल मंथ है। तो इस टाइम पे नेचर का जो रूप है बिल्कुल अलग है। उस टाइम पे क्या था, नेचर बहुत ही एग्रेशन में था, अभी नेचर बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अभी आप देख लो कि बसंत मतलब स्प्रिंग सीजन में अप्रैल का मंथ आते ही सड़क के किनारे ऐसे लग रहा है कि पूरी नेचर जो है वो ब्यूटीफुल फ्लावर से भरी हुई है, यानी जहां देखो वहीं पे फूल खिले हुए हैं। और ये जो सीन आपने अभी तक पढ़ा, ये जो लाइंस आपने पढ़ा, इसमें आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग के जो बिहेवियर है उसको पोएट ने डिस्क्राइब किया है, यानी पोएट ने डिपिक्ट करा है। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो वो है मीन्स जो फ्लूट है, फ्लूट की आवाज आ रही है, दैट मीन्स आप जानते हो स्प्रिंग सीजन में क्या क्या होता है, चारों तरफ न्यू बेबी लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और मधुर संगीत, दैट मीन्स जो जैसे कोयल कुकू करती है, या फिर फ्लूट यहाँ पे बता रहा है कि जो बांसुरी है उसकी मधुर आवाज सुनाई दे रही है। एंड जो प्रेजेंट विंड ब्लो हो रहा है, यानी बहुत ही ब्रीज यानी मीठी मीठी हवा बह रही है। और जो मथुरा है उधर फूल चारों तरफ से खिले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक ब्यूटीफुल सराउंडिंग क्रिएट हो चुका है। एंड उसी के बीच आप देखना कि ये जो अब स्टार्स मून, इसके भी इंडिकेशन को बता रहा है पोएट। पहले एक बार लाइन पढ़ते हैं। इट वॉज इवनिंग ऑफ अ डे इन अप्रैल इन द स्प्रिंग, द ब्रांचेज ऑफ वे साइड ट्रीज वेयर फुल ऑफ ब्लॉसम, यानी फूल खिले हुए हैं चारों तरफ। रोड साइड में, वे साइड का मीनिंग आप लिख लो रोड साइड। अब आते हैं गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट कम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार, दूर दूर से ऐसी लग रही है कि मीठी मीठी हवा बहती हुई आ रही है और फ्लूट का आवाज आ रहा है। इस तरह से बहुत प्लीजेंट एटमोस्फेयर है। द सिटीजन हैड गॉन टू द woods फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, और जो सिटीजन है यानी जो वहां के रहने वाले कॉमन पीपल है, ऐसे लग रहे हैं कि बहुत मतलब नेचर को एंजॉय करते हुए वो लोग बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जंगल की ओर जा रहे हैं, यानी जहाँ पे फूल ही फूल है उस तरफ जा रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि किसी फेस्टिवल को वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आप देखोगे कि फ्रॉम द मिड स्काई गेज फुल मून ऑन द शैडो ऑफ द साइलेंट टाउन, यानी कितने ब्यूटीफुल तरीके से आप देखोगे। पहले तो आप इसमें जो लिटरेरी डिवाइस है उसको आप अंडरलाइन करके नोट डाउन करो। गेज द फुल मून, इसमें पर्सनिफिकेशन है। उसके बाद आप देखना कि जो नीचे साइलेंट टाउन है, इसमें भी पोएट ने पर्सनिफिकेशन को ही यूज करा है। तो अब इसकी मीनिंग आप देखो कि होता क्या है कि स्काई के मतलब मिडिल से, यानी ऐसा लग रहा है कि स्काई के बीचों बीच जो फुल मून है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना पूर्णिमा की चांद, तो अब पूर्णिमा की चांद बहुत ही लग रहा है कि शांत है। और जो टाउन है जो मथुरा, वहां पे चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि एक शैडो आ रहा है उसका, बहुत ब्यूटीफुल मतलब एटमोस्फेयर लग रहा है। और वहां पे वो टहल रहे हैं, मतलब वो समझो कि स्प्रिंग सीजन के टाइम पे वो जो एस्थेटिक पीपल है, एस्थेटिक जो सेंट है, मोंक है, बुद्धिस्ट मोंक जिनका नाम रूपा गुप्ता है, वो रोड साइड पे वो वॉक कर रहे थे। उसी समय आप देखो कि यंग एस्थेटिक वाज वॉकिंग इन द लोनली स्ट्रीट, यानी वो लोनली स्ट्रीट में वो वॉक कर रहे थे। तभी होता है कि व्हाइल ओवरहेड द लव सीक रिलेटेड फ्रॉम द मैंगो ब्रांचेस देयर स्लीपलेस प्लेंट, तो ये कोयल जो है लव सीक कोयल यहाँ पे बोला गया है बर्ड को। आप जानते हो कोयल बर्ड है, कुकू बोलते हैं अपने यहाँ पे इंडिया में इसको कोयल कहते हैं, तो आप लिख लो बर्ड। एंड यहाँ पे भी पोएट ने स्लीपलेस प्लेंट में पर्सनिफिकेशन यूज किया है, बहुत ज्यादा पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है इस पोएम में। तो इमेजरी है, पर्सनिफिकेशन, मेटाफर, बहुत सारे इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं। अब आप देखोगे कि जो प्लेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीनिंग लिख लो। मॉर्नफुल साउंड है, यहाँ पे मॉर्नफुल साउंड को बताया गया है, यानी सोरोफुल साउंड है। एंड स्लीपलेस प्लेंट में पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है। एंड उपभोक्ता पास थ्रू द सिटी गेट एंड स्टूड एट द बेस ऑफ द रैम्पर्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो रैम्पर्ट का मीनिंग लिख लो पैरापेट है। तो अब पैरापेट पे क्या होता है आप देखना, यहीं पे अचानक से एक आपको ट्विस्ट दिखाई देगा कि किस तरह से पूरी तरह से अब बिल्कुल रिवर्स हो गया है सिचुएशन। जो एक ब्यूटीफुल लेडी एक समय उपभोक्ता यानी एस्थेटिक पीपल को ऑफर की थी मेरे घर चलो, आज यहाँ सीन पूरा उल्टा है। वो किस तरह से अभी रोड साइड में पड़ी हुई मिलेगी।
तो देखोगे कि मैंगो ग्रोव्स है, उसके जो ब्रांचेज है उसमें जो कोयल बर्ड है यानी जो कुकू है वो बहुत ही लविंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है, यानी म्यूजिक प्रोड्यूस कर रही है। एंड उसका जो वर्ड है वो मॉर्नफुल साउंड इंडिकेट कर रहा है, यानी मॉर्नफुल साउंड यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो कि जो वाशव दत्ता है जो कि अभी लेटी हुई है पेड़ के नीचे, किस तरह से वो कड़ा रही है, उसको इनडायरेक्टली पोइट यहाँ पे रेफर कर रहा है। तो उसी समय उपा गुप्ता आते हैं और किस तरह से वो देखते हैं कि दीवार जो वॉल है मथुरा का वॉल उसके पास क्या है। तो उन्होंने क्या देखा, एक बोट वुमन ले एट हिज फीट इन द शैडो ऑफ द मैंगो ग्रोव एंड स्ट्रक विद द ब्लैक पेस्टिलेंस हर बॉडी स्पॉटेड। यानी मीनिंग लिख लो आप पहले। ग्रोव का तो जानते हो, मैंगो ग्रोव हम लोग आम के बगीचे को कहते हैं जो कि ग्रुप ऑफ ट्रीज है मैंगो का। एंड स्ट्रक विद अ ब्लैक पेस्टिलेंस हर बॉडी स्पॉटेड, इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है आप उसको भी मेंशन कर लो, पाथोस है, PATHOS, आप ये लिटरेरी डिवाइस पाथोस इसमें मेंशन करना। एंड पेस्टिलेंस का मीनिंग होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक जानते ही हो आप, जो कि जिसके शिकार अभी बनी हुई है वाशव दत्ता। And with source of a smallpox, she had been hurriedly driven away from the town to avoid her poisonous and contagious. आप लोगों को पता है contagious की मीनिंग लिख लो पहले आप, spreading of a disease by touch। यानी जानते हो कि चिकन पॉक्स पहले क्योरेबल नहीं था तो लोग उसको टचेबल समझकर मतलब अपनी सोसाइटी से दूर कर देते थे, अदरवाइज जो उसके करीब रहेंगे सबको वो बीमारी फैल जाएगी। तो अभी वही हालत है इसकी कि इसको लोगों ने कहां से निकाल दिया है एंड मथुरा के साइड में, वॉल के साइड में, मतलब गांव के बहुत दूर साइड में वो रोड साइड में पड़ी हुई है। एंड अब आप देखोगे कि एसेटिक सेड बाय हर, अब वहां से वो गुजर रहे थे एसेटिक पीपल, तो वो उसको देखते ही उसके पास में बैठ जाते हैं। एंड लुक हर हेड ऑन हिज नीज, और झुक करके अपने सर को नीचे यानी उसके करीब आकर उसे देखने की चेष्टा करते हैं कि इसको हुआ क्या, ये यहाँ पे क्यों लेटी हुई है, तो जानी पहचानी लग रही है, चलो थोड़ा देखूं कौन है ये, पेन फ्री कंडीशन में करा रही है। तो क्योंकि आप जानते हो एक एसिडिक पीपल जो मॉन्क होते हैं वो हमेशा सोसाइटी के लिए ही जीते हैं, यानी सबको हेल्प करना, सबको सपोर्ट देना ही उनके लाइफ का मेन टारगेट होता है। तो अब यहाँ देख रहे हो कि द moistened her lips with water and smeared her body with balm। तो आप समझ सकते हो कि चिकन पॉक्स में बहुत हाई बॉडी हीट हो जाता है, यानी फीवर होती है, तो बॉडी उसका एकदम जल रहा था फीवर से, तो उनके उसके होठ पूरे ड्राई हो चुके थे। तो उन्होंने थोड़ा सा, हम लोग जैसे करते थे कॉटन से थोड़ा ड्रॉपलेट उसके होठ पे डालते हैं, तो वैसे उन्होंने उसके होठ को थोड़ा सा वाटर से उसको मॉइस्चर किया यानी गीला कर दिया ताकि उसको राहत मिले। एंड स्मीयर हर बॉडी, और उनके उसके पूरे बॉडी में उन्होंने ऑइंटमेंट लगाया। कहने का अर्थ है कि जो टचेबल डिजीज था, सभी जिससे डरते थे, कोई ऐसे डेंजर सिचुएशन में कोई किसी के पास नहीं जाता है ताकि ये कम्युनिकेबल डिजीज उसको भी सफर कर सकता है, बट इन्होंने उसके पास जाकर उसको सपोर्ट दिया, उसको हेल्प किया, ये बहुत बड़ी बात है। यानी ऐसा कोई ग्रेट पीपल एसेटिक पीपल ही कर सकता है, ऑर्डिनरी पीपल तो उसको छोटा